औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 3 देखें। फर्स्ट क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड एंड अवेलेबल ऑन माय चैनल। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज अबाउट फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स ऑफ रेडियस ए। रेडियस ए कभी सर्कल दे दिए जाएंगे, कभी पैराबोला, हाइपरबोला, कॉनिक्स की इक्वेशन दे दी जाएगी, हमें उनकी सबकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। चैप्टर 9 में सारे डिफरेंशियल इक्वेशन से ही हम सारा डिस्कस करेंगे। इसमें हमें यहाँ जो अब क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स ऑफ रेडियस ए। डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ ऑल सर्कल्स ऑफ रेडियस, ऐसे तमाम सर्कल्स की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है जिनका रेडियस ए है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर जनरल इक्वेशन ले लेंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस ए एट सेंटर एंड, क्योंकि सर्कल के लिए हमें सेंटर और रेडियस ही तो चाहिए होता है। सेंटर रेडियस में जनरल इक्वेशन जो होगी इसकी x माइनस एच स्क्र प्लस वाई माइनस के होल स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस ए। रेडियस ए है एंड सेंटर एच के है, तो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, अगर 2 टाइम्स डेरिवेटिव लेंगे और इस एच के को और इसको 2 टाइम डिफरेंशिएशन करनी है। फर्स्ट टाइम जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले 2 इंटू एक्स माइनस एच प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और डेरिवेटिव 2 इंटू वाई माइनस के और वाई का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है। हमने यहाँ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिया और फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया, और अब हम इसका इसी जब फर्स्ट टाइम लेने के बाद इसी का हम जब सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लेंगे, जब फर्स्ट टाइम लिया था हमारे पास इक्वेशन बनी थी 2 इंटू एक्स माइनस एच प्लस 2 इंटू वाई माइनस के वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट टाइम है। और जब इसी इक्वेशन का हम सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लेंगे 2 इंटू, अब एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और एच का 0 हो जाएगा। 2 प्लस 2 इंटू वाई माइनस के, और अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, वाई माइनस के इंटू वाई प्राइम है। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो ये वाई प्राइम वाई डबल प्राइम हो जाएगा, और वाई माइनस के का डेरिवेटिव लेंगे तो वाई प्राइम इंटू वाई प्राइम इज इक्वल टू 0, के का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास जो बनेगा 2 प्लस 2 वाई माइनस के वाई डबल प्राइम प्लस 2 वाई प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकेंड डिफरेंशिएशन इक्वेशन है। अब हम 2 टाइम्स डेरिवेटिव लेना था वो हमने ले लिया। यहाँ हमने जो जनरल इक्वेशन ली थी उसको हमने इक्वेशन ए का नाम दिया, और जो हमने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। जब हमने सेकंड टाइम डेरिवेटिव लिया तो इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब देखिए तो हमारे पास जो इक्वेशन 2 बनी सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेने के बाद, वहाँ वाई माइनस अभी भी मतलब एलिमिनेट नहीं हुआ। हम क्या करेंगे, जब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 की हेल्प से हम इस के को एलिमिनेट करेंगे। किस तरह से करेंगे कि हम फ्रॉम 1 एंड 2 की हेल्प से करेंगे। तो 1 और 1 इक्वेशन में देखिए तो वाई माइनस के यहाँ आ रहा है और यहाँ से वाई माइनस के की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 की हेल्प देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट दैट 2 ऑफ वाई माइनस के इज इक्वल टू वाई प्राइम इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू एक्स माइनस ए। 2 से कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास जो वाई की वैल्यू आएगी इक्वेशन 1 से, जो हम वाई माइनस के की वैल्यू निकाली है यहाँ से, तो लेकिन यहाँ अब y माइनस एक के की जगह हम इसको जब पुट करेंगे y माइनस इंटू एक्स माइनस एच ओवर वाई प्राइम, जहाँ भी इसको पुट करेंगे तो वो y माइनस के से x माइनस एच में चली जाएगी इक्वेशन। तो यहाँ पहले हम k को एलिमिनेट कर रहे थे, फिर हम नेक्स्ट इक्वेशन में h को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अब जनरल इक्वेशन जो हमारे पास है सर्कल्स की, वाई माइनस के लगाने से हमें जो इक्वेशन मिलेगी उसमें एक्स माइनस एच आ जाएगा। तो हम अब फिर हमें एक्स माइनस एच की वैल्यू चाहिएगी, वो भी हम निकाल लेते हैं जनरल इक्वेशन से। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अभी हमने जो वाई माइनस के की वैल्यू निकाली है ये हम लगाएंगे जनरल इक्वेशन में लगाएंगे, जिसको हमने ए का नाम दिया हुआ है। फिर हम यही वाई माइनस के की वैल्यू लगाएंगे इक्वेशन 2 में, जो हमने सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लिया था उसमें लगा के, फिर एक्स माइनस एच में वो कन्वर्ट हो जाएगी। फिर एक्स माइनस एच की जो वैल्यू हम निकालेंगे जनरल इक्वेशन से, फिर हम वो वहाँ लगा के रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करेंगे। हम यहाँ पे अब क्या करने लगे हैं, वाई माइनस के की जो अब वैल्यू निकाली है, पुट दिस वैल्यू ऑफ वाई माइनस के इन इक्वेशन ए, देन एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये दिस इज द इक्वेशन ए। देन वाई माइनस के इज इक्वल टू माइनस इंटू एक्स माइनस एच ओवर वाई प्राइम, ये हम वैल्यू लगा देंगे इस जनरल इक्वेशन में। देन ये हमारी इक्वेशन बनेगी
होल स्केयर है तो एक्स माइनस एच होल स्केयर ओवर वाई माइनस वाई प्राइम स्केयर, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे वाई प्राइम स्केयर तो एक्स माइनस एच स्केयर कॉमन आ गया, तो अंदर हमारे पास बचा वाई प्राइम स्केयर प्लस 1 ओवर वाई प्राइम स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और राइट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा और ये इनकी फ्रैक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ x माइनस एच की वैल्यू निकल आती है, x माइनस एच इज इक्वल टू ए स्केयर वाई प्राइम स्केयर ओवर वाई प्राइम स्केयर प्लस 1। अब ये x माइनस, इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया इक्वेशन। अब यहाँ x माइनस एच की भी वैल्यू आ गई हमारे पास, y माइनस के की वैल्यू भी आ गई। y माइनस के की हमने इक्वेशन जब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया था वहाँ से x y माइनस के की निकाली। y माइनस के की हमने जब जनरल इक्वेशन सर्कल्स में y माइनस के की वैल्यू निकाली तो हमारे पास x माइनस एच की वैल्यू आ गई। अब हम जो हमने सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लिया था, जो हमारे पास ये इक्वेशन थी 2 प्लस 2y प्राइम स्क्वायर प्लस 2y माइनस के y डबल प्राइम इज इक्वल टू 0। अब इसमें जो y माइनस के की वैल्यू निकाली हुई थी वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। y माइनस के की जो हमने वैल्यू निकाली वो इज इक्वल थी माइनस इंटू एक्स माइनस एच ओवर वाई प्राइम स्क्वायर। सो अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ये सेकंड टाइम जो डेरिवेटिव लिया हुआ था ये इक्वेशन, इसमें हम वैल्यू लगा देंगे y माइनस के इज इक्वल टू माइनस इंटू एक्स माइनस एच ओवर वाई प्राइम। जब ये वैल्यू हमने ऊपर सेकेंड टाइम डेरिवेटिव जब हमने लिया था वहाँ y माइनस के की वैल्यू निकाल लगाई तो 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एच ओवर वाई प्राइम इंटू वाई प्राइम इज इक्वल टू 0। फ्राम 3 पुट द वैल्यू ऑफ x माइनस एच। अब ये इक्वेशन आ गई x माइनस एच में और x माइनस एच की भी हम वैल्यू निकाल चुके हैं फ्रॉम जनरल इक्वेशन बाय पुटिंग y माइनस वैल्यू ऑफ y माइनस के। So let put the value of x minus h. We have 1 plus y prime square plus minus a into y prime over y prime into 1 plus y prime square into y prime is equal to 0। तो यहाँ से अब एलसीएम लेके हम रिक्वायर्ड, क्योंकि अब यहाँ x माइनस एच की हम वैल्यू लगाई तो यहाँ से हमारे पास ये अब टोटली एलिमिनेट हो गए हैं एच एंड के। तो हमारे पास यहाँ जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वही हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ये इक्वेशन हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ हमने जो x माइनस एच की वैल्यू फाइंड की है, जो इक्वेशन बनाई है उस x माइनस एच इज इक्वल, जहाँ हम x माइनस एच पुट करेंगे वहाँ a वाई प्राइम ओवर वाई प्राइम स्क्वायर प्लस 1। अब ये फ्री फ्रॉम एच एंड के है, ये इक्वेशन नंबर 3 ये फ्री फ्रॉम एच एंड के है। तो पहले हम y माइनस के की निकाल लगा के x माइनस एच में ले जाएंगे और x माइनस एच की जगह फिर हम ये की वैल्यू लगा देंगे और वहाँ से टोटली एच एंड के से फ्री डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी, वही हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट, जिसमें पूछा गया था कि ऑल द एलिप्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। So equation of the ellipse in standard form is x square over a square plus y square over b square is equal to 1। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ऑफ एलिप्स, और इसकी जो जनरल फॉर्म होती है x माइनस ए स्क्र ओवर ए स्क्र प्लस वाई माइनस के स्क्र ओवर बी स्क्र इज इक्वल टू 1। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जानी है एच के सेंटर हम जो होगा एलिप्स का वो 0 0 लेंगे। इसको भी हम सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लेंगे और फ्री फ्रॉम ए एंड बी से एलिमिनेट करेंगे ए एंड बी को, और वही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। जब हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो 2x ओवर ए स्क्वायर, क्योंकि ए एंड बी आर द कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो 2x ओवर ए स्क्वायर 2y ओवर बी स्क्वायर इंटू वाई प्राइम इज इक्वल टू 0। वाई का वाई प्राइम इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो 2x से वो 2 में आ जाएगा, 2 ओवर ए स्क्वायर प्लस 2 ओवर बी स्क्वायर। तो y इंटू वाई प्राइम है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, y प्राइम इंटू वाई प्राइम प्लस वाई एज इट इज़, और y प्राइम का डेरिवेटिव तो y डबल प्राइम इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और नेक्स्ट हम 2b स्क्वायर को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अब यहाँ पे ए एंड जब सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लिया विच इज़ द इक्वेशन नंबर 3, यहाँ से ए एंड बी देख सकते हैं कि एलिमिनेट नहीं हुए। इनको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 की हेल्प से हम अब सब्सटीट्यूशन करके ए एंड बी को एलिमिनेट करेंगे। किस तरह से, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 वहाँ से हम एक्स ओवर एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली विच इज़ 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, और इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन 2 बन जाएगी
इक्वेशन 2 हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी कि इक्वेशन 2 हमारे पास है 2x/a² प्लस 2y/b² इज इनटू y प्राइम। हमारे पास यहाँ हम 1/a² की वैल्यू लगा देंगे जो हम इक्वेशन 1 से निकाली है। तो इक्वेशन 2 से हम 1/b² की भी वैल्यू निकाल ली। 1/b² हमारे पास इक्वेशन जब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया था वहाँ से हमने 1/a² की वैल्यू निकाली। जब हम जहाँ हमने सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लिया वहाँ से हमने 1/b² की वैल्यू निकाली है। हमारे पास जो इक्वेशन 2 है वो ये इक्वेशन है। इक्वेशन 2 जब हमने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया था 2x/a² प्लस 2y/b² इंटू y प्राइम इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन 2 से हमने निकाली 1/a² की वैल्यू 1/a² की वैल्यू निकाली फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम 1 हमारे पास इक्वेशन है जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स है जहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था। वहाँ से हमने निकाली इस इक्वेशन से हमने निकाली 1/a² की वैल्यू और नेक्स्ट हम जो 1/b² की वैल्यू निकाल रहे हैं वो निकाली हमने फ्रॉम इक्वेशन 2 जहाँ फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया उससे हमने 1/b² की इक्वेशन 2 हमारे पास थी 2x/a² 2y/b² इंटू y प्राइम इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 2 से हम किस तरह से निकाल रहे हैं कि 1/b 2y इंटू वाई प्राइम, इधर पहले वो उधर जाके नेगेटिव हो गया 2x माइनस 2x/y प्राइम/a² 2 माइनस 2x/y इंटू वाई प्राइम इंटू a² और 1/a² कॉमन आ गया। नेक्स्ट 1/b² इज इक्वल टू माइनस x/y इंटू वाई प्राइम। 1/a² की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं। जहाँ 1/a² है वहाँ हम अब ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे 1/x² 1 माइनस y²/b²। तो एक x से कैंसिल हो जाएगा माइनस 1/x इंटू वाई प्राइम इंटू 1 माइनस y²/b²। तो 1/b² की हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस 1/xy वाई प्राइम प्लस y²/xy प्राइम b²। अब देखें तो 1/b² और यहाँ भी 1/b² आ रहा है। कॉमन लेके पहले इसको ले जाएंगे हम लेफ्ट साइड पे जाके इसको माइनस कर दिया, वहाँ से 1/b² कॉमन लिया और इधर ये एलसीएम लेके ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से 1/b² की वैल्यू आ गई फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमारे पास यहाँ 1/b² की वैल्यू आ गई और 1/a² की वैल्यू हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स से निकाली। Putting these values of 1/a² and b² in equation number 3, इक्वेशन 3 हमारे पास कौन सी है? इक्वेशन 3 जब हमने इसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लिया था ये हमारे पास इक्वेशन 3 है। अब 1/a² एंड 1/b² की वैल्यू यहाँ हम लगा देंगे यहाँ और यहाँ और यहाँ 1/b² की वैल्यू हम लगा के जो तो ये फ्री फ्रॉम a एंड b हो जाएगी। यही हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। देख सकते हैं आप ये कहाँ कैसे हमने 1/a² 1/b² 1/a² 1/b² एंड 1/b² की वैल्यू किस तरह से लगाई और नेक्स्ट बस इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके कैंसिल करके एलसीएम लेके रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेनी है विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। कैलकुलेशन आप करके देख लेना है, सारी कैलकुलेशन आपके सामने आप देख सकते हैं। होता है पैराबोलाज ऑफ ईच ऑफ हैज अ लेटेस्ट रेक्टम 4a, ऐसे पैराबोला जिनका लेटेस्ट रेक्टम 4a है एंड हुज एक्सिस आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और पैराबोलाज ऐसे हैं जिनके जो एक्सिस हैं पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हैं। हमारे पास जो पैराबोला होता है कुछ इस तरह से होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला है और उस पैराबोला के एक्सिस जो होते हैं ऐसी लाइन जो पैराबोला के फोकस और पैराबोला के वर्टेक्स से गुजरती हुई जो लाइन होती है हमारे पास वो एक्सिस ऑफ द पैराबोला कहलाती है। और यहाँ जो हमें कहा गया है कि ऐसे पैराबोलाज आपने लेने जिनके जो एक्सिस हैं पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हैं। ऐसे ही फिर ये जो एक्सिस पैराबोला है और इसके एक्सिस जो है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, हमारे पास इस तरह के पैराबोलाज होंगे और इनका जो लेटेस्ट रेक्टम होगा वो भी 4a होगा। तो हमारे पास जो पैराबोला की इक्वेशन होगी
जनरल इक्वेशन ऑफ द गिवन पैराबोला y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच होती है, ये जनरल इक्वेशन है। और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है इस तरह की पैराबोला की वो होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होती है। और y की जगह लगा देंगे y माइनस के और x की जगह लगा देंगे x माइनस के, x माइनस एच। डिफरेंशियल आपको के अब y माइनस के होल स्क्वायर आ रहा है तो हम इसका 2 टाइम्स डेरिवेटिव लेंगे। जब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो 2 इंटू वाई माइनस के वाई प्राइम इज इक्वल टू 4 है। जब इसी का हम सेकेंड टाइम तो वाई प्राइम को लिख सकते हैं 2 डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 2 है। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन वो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और सेकेंड इक्वेशन वो जिसका हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया। अगेन जब इसका डेरिवेटिव लेंगे सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास देख सकते हैं कि किस तरह से इक्वेशन बनेगी। वाई माइनस के डी वाई डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, वाई माइनस के डी वाई ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, और वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स, और ये डी वाई ओवर डी एक्स एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू 0। वाई माइनस के डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स होल स्केयर इज इक्वल टू 0। फ्रॉम इक्वेशन 2 जब हमने इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, क्योंकि हमारे पास जब हमने इसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लिया है वहाँ अब जो के है वो एलिमिनेट नहीं हुआ। अब इस के को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हम फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लिया है वहाँ से अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वाई माइनस के की वैल्यू को, और हम रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे जो फ्री फ्रॉम एच एंड के होगी। अब इक्वेशन 1 से हम किस तरह से हेल्प लेंगे, इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन 2 जब हमने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया था, फ्रॉम इक्वेशन 2 वहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे वाई माइनस के की वैल्यू निकाली, वाई माइनस के इज इक्वल टू 2a ओवर वाई प्राइम, और पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 हमारी है ये वाली, जब हमने इसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लिया होगा, ये हमारी इक्वेशन 3 है। यहाँ हम वाई माइनस के की वैल्यू निकाल लेंगे। वाई माइनस के की वैल्यू जब हम इसमें लगाएंगे तो 2a ओवर वाई प्राइम डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स के प्लस डी वाई ओवर डी एक्स होल स्केयर इज इक्वल टू 0। तो ये इधर यही हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। वाई प्राइम इधर डिवाइड हो रहा है, चाहे इसका आप मल्टीप्लाई करके और इसको राइट साइड पे ले जाएं या इधर ही ठीक है। 2a ओवर वाई प्राइम भी नीचे इसके डिनोमिनेटर में आना था, 2a ओवर वाई प्राइम डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स प्लस डी वाई ओवर डी एक्स होल स्केयर इज इक्वल टू 0। ये इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें, आर हाइपरबोलास इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। और हाइपरबोलास की इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है वो हमारी होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसका भी हम 2 टाइम डेरिवेटिव लेंगे और एलिमिनेट करेंगे ए एंड बी को। जब इसका हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो 2x ओवर ए स्क्वायर माइनस 2y ओवर बी स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। जब इसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास बनेगा 2a ओवर ए स्क्वायर माइनस 2 ओवर बी स्क्वायर वाई इंटू वाई प्राइम। अब y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स है तो हम इस पर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। प्रोडक्ट रूल लगा के हमने इक्वेशन 3 बनाई। अब क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन 3 बनी है उसमें 1 ओवर ए स्क्वायर 1 ओवर बी स्क्वायर 1 ओवर बी स्क्वायर आ रहा है, जिस तरह हमने जब फर्स्ट क्वेश्चन किया था सर्कल्स वाला उसमें ए एंड बी सर्कल नहीं, वो क्वेश्चन था हमारे पास। अभी हम क्वेश्चन करके हैं एलिप्स का, उसमें 1 ओवर ए स्क्वायर 1 ओवर बी स्क्वायर एज उसी तरह हम हाइपरबोला में करेंगे कि 1 ओवर ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे 1 ओवर बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, वही हम दोबारा इस इक्वेशन 3 में पुट करेंगे और एलिमिनेट कर देंगे ए एंड बी कॉन्स्टेंट्स को, और जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वही रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और ये मेथड आपको प्रैक्टिस से ही आएगा और ये आप खुद करेंगे तो आपको आएगा। यहाँ से आप जितना मर्जी बता दूँ आपको समझ नहीं आएगी, जब खुद आप करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा किस तरह से कैसे कैसे हुआ है। 1 ओवर ए स्क्वायर की वैल्यू हम निकालेंगे जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है हाइपरबोला की, वहाँ से 1 ओवर ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली, 1 ओवर बी स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली जब हमने इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया। और वहाँ जब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया था तो वहाँ हमारे पास
1/b² की वैल्यू निकाल के एंड बी की निकाल के फिर हम थर्ड इक्वेशन जो हमने सेकंड टर्म डेरिवेटिव लेके बनाई हुई है वहाँ हम a एंड 1/a² 1/b² की वैल्यू लगा देंगे। जो भी हमारे पास फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो होगी, एलिमिनेट होंगे a एंड b, वही हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो उसमें कॉनिक्स से दिए गए हैं हुज एक्सिस कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इक्वेशन ऑफ सच कॉनिक्स की हमारे पास जो इक्वेशन होगी a² प्लस by² इज इक्वल टू 1, ये हमारे इस तरह से इक्वेशन होगी कॉनिक्स की हुज एक्सिस कोइंसाइड विद एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो अब x² है y² तो 2 टाइम्स इसका डेरिवेटिव लेंगे। जब फर्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास 2ax प्लस 2by इज इक्वल टू 0, और इसी का जब हम सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो 2 पहले कॉमन लेके इसको 0 के इक्वल कर देंगे, फिर हम अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो a प्लस ax का डेरिवेटिव a हो जाएगा और by प्राइम यहाँ y इंटू वाई प्राइम है, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, और देख सकते हैं कि यहाँ से a एंड b को कह रहे हैं कि एलिमिनेट नहीं हो सकते, हम इसको फिर डिटर्मिनेंट फॉर्म में ले जाएंगे। डिटर्मिनेंट फॉर्म में देखिए हम किस तरह से इसको लेके गए कि हमारे पास अब यहाँ पे 3 इक्वेशंस हैं। जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमने कॉनिक्स के लिए x² प्लस b² इज इक्वल टू 0, एक वो हमारे पास इक्वेशन है इज इक्वल टू 1, ax² प्लस b² इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास एक इक्वेशन 1 ये है। इक्वेशन 2 जब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया, इक्वेशन 3 जब हमने इसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लिया। 3 इक्वेशंस की हेल्प से हम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लेके गए, वहाँ से हमने एलिमिनेट किया a एंड b को फ्रॉम 1 2 एंड 3, और नेक्स्ट हम सिंपली इसका डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेंगे और जो भी हमारी इक्वेशन बनेगी वही हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स दैट पासिस थ्रू द ओरिजिन। ऐसे इक्वेशंस पासिस थ्रू द ओरिजिन जब हमने इसका फर्स्ट किया था उसमें उन्होंने कहा था जनरल इक्वेशन की हेल्प से x माइनस a² प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू a², सिर्फ रेडियस दे दिया गया था a, उसको हम लेके जनरल इक्वेशन की हेल्प से हमने सर्कल्स की इक्वेशन बनाई थी। अब हमने ऐसे सर्कल की डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है जो पास करें ओरिजिन से, h एंड k उसका भी 0 होगा। ऐसी इक्वेशन जो होती है सर्कल की वो कुछ इस तरह से होती है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2ay इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ आर सर्कल दैट पासेस थ्रू द रीजन इज दिस। देन इसका भी x² प्लस y² है, स्क्वायर्स में आ रहा है तो इसका भी हम 2 टाइम डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएशन 1 विद ट्वाइस करेंगे वी ऑब्टेन, तो 2x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, y प्राइम का 2y इंटू वाई प्राइम प्लस 2gx 2g आ जाएगा, 2fy प्राइम आ जाएगा। ये हमारे फर्स्ट टाइम एक हमारी ये इक्वेशन है जिसके हिसाब से हम चले, और सेकंड इक्वेशन वो बनी जब हमने इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया, और थर्ड इक्वेशन हमारे पास वो होगी जब हम इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेंगे, हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी, और थर्ड इक्वेशन हमने सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेके बनाई है। नेक्स्ट हम अब देखें तो थर्ड इक्वेशन में अभी भी f एलिमिनेट नहीं हुआ। इस f को एलिमिनेट करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। जब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया था, जो हम जिस इक्वेशन को लेके चले थे जनरल इक्वेशन, उसकी हेल्प से हम इस 2f को हम एलिमिनेट करेंगे। किस तरह से करेंगे देख सकते हैं कि हमने मल्टीप्लाई किया 2 को बाय x, वी गेट 2 से मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन 2 को, हमारे पास जो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय x से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 2 को, तो हमारे पास बना x y प्राइम प्लस gx प्लस fx y प्राइम इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वहाँ से f की वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में, जो हमने सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लेके बनाई हुई इक्वेशन 3 में पुट करके जब f की जगह हमने डायरेक्ट उसकी वैल्यू ये वाली लगा दीजिए विच इज़ फ्री फ्रॉम f, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो एलिमिनेट होगा f g, वहाँ कांस्टेंट एलिमिनेट होंगे, वही हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि सोल्व द फॉलोइंग इनिशियल, सेकंड लास्ट 2 क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स पे है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम पे होगा। इनिशियल वैल्यू, बाउंड्री वैल्यू, कंडीशंस कैसी होती हैं, क्या होती है, दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस, वो हम ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं।
एक दफ़ा फिर से क्वेश्चन नंबर 4 में रिवाइज कर लेते हैं। इनिशियल कंडीशंस क्या होती हैं? अगर इनिशियल कंडीशन में ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी और हमें इनिशियल वैल्यू इनिशियल कंडीशन दी जाएंगी, फिर ऐसी जो प्रॉब्लम होगी वो हमारी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहलाती है। इनिशियल कंडीशन क्या होती है? अगर इंडिपेंडेंट की वेरिएबल की वैल्यू तब्दील ना हो लेकिन डिपेंडेंट की तब्दील हो जाए। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू तब्दील ना हो लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू तब्दील हो जाए या ना हो, तो ऐसी वैल्यू फिर हमारी इनिशियल वैल्यू होगी। अगर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों की तब्दील हो रही हो तो वो हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक्स हमारा इंडिपेंडेंट होगा और वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल का विच डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ दिया गया वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू -2, एक्स यहाँ पे 0 है, एक्स हमारा यहाँ 0 होगा और वाई हमारा वैल्यू हमारे पास 0 है। इस तरह अगर हमारे पास वाई डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 6 आ जाए तो वाई डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 6 है, तो वहाँ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 0 है और वाई प्राइम इज इक्वल टू हमारे पास 6 होगा। अगर वाई डबल प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 10 हो, ये इस तरह भी आएगा कि वाई प्राइम वाई डबल प्राइम की वैल्यू भी क्वेश्चन में अगर दी जा सकती है और हमारे पास यहाँ पे अगर इस तरह से हो रहा है तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 0 होगा और वाई डबल प्राइम की वैल्यू हमारे पास 10 होगी। तो यहाँ देखें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। इंडिपेंडेंट की चेंज तब्दील ना हो लेकिन डिपेंडेंट की अगर तब्दील होती रहे तो हमारे पास इनिशियल होती है। अगर इंडिपेंडेंट दोनों की तब्दील हो रही है तो वो हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होती है। यहाँ हमारे पास इंडिपेंडेंट की तब्दील नहीं हुई, एक्स की वैल्यू फिक्स है और डिपेंडेंट की वैल्यू चेंज हो रही थी, तो ये हमारे पास तब्दील हो या ना हो वो हमारे पास इनिशियल होती है। तो ये जो मैंने एग्जांपल दी है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम थी। अगर यहाँ एक्स की भी चेंज करते रहते, फॉर एग्जांपल वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू -2, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग एंड वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू -2, इसमें एक्स इज इक्वल टू 0 था, वाई इज इक्वल टू -2 था। अगर वाई ऑफ 2 इज इक्वल टू -2 लिख देते तो यहाँ हमारे पास, और यहाँ वाई प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 6 कर लेते और नेक्स्ट वाई डबल प्राइम और यहाँ भी कोई x की वैल्यू 1 कर लेते, 1 इज इक्वल टू 10 कर लेते, तो हमारे पास यहाँ भी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है कभी 2 हो रहा है, कभी 0 हो रहा है, कभी 1 हो रहा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज हो रही है, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज हो रही है। अगर इस तरह से कंडीशन दी होती तो ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन होनी थी। और ऐसी प्रॉब्लम जिसमें बाउंड्री कंडीशन दी हो तो वो हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हो जाती है। ये अभी जो मैंने एग्जांपल दी ये बाउंड्री कंडीशंस की थी जिसमें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट दोनों चेंज हो रहे थे। अगर सिर्फ डिपेंडेंट की वैल्यू चेंज हो या ना हो लेकिन इंडिपेंडेंट फिक्स रहे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू तब्दील ना हो, इंडिपेंडेंट की तब्दील ना हो, मतलब एक्स की तब्दील ना हो, एक्स की फिक्स रहे, यहाँ 0 है तो अगली भी 0, अगली भी 0, जितनी भी कंडीशन दी जाए उसमें अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू अगर चेंज नहीं होती वो हमारे पास इनिशियल कंडीशन होती हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ एक और एग्जांपल लिखिए, वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू यहाँ 1 है और नेक्स्ट वाई प्राइम ऑफ π/2 इज इक्वल टू -1 है, वाई ऑफ 1 इज इक्वल टू -1 है, वाई ऑफ 5 इज इक्वल टू 8 है। तो यहाँ इंडिपेंडेंट की वैल्यू x 0 है, यहाँ इंडिपेंडेंट की π/2 है, यहाँ इंडिपेंडेंट वैल्यू चेंज हो रही है और डिपेंडेंट वेरिएबल वैल्यू वो भी चेंज हो रही है, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ -1 और यहाँ 8 है, दोनों चेंज हो रही हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों की चेंज हो रही हैं। तो ये हमारे पास कंडीशन है बाउंड्री कंडीशंस। क्वेश्चंस देखते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पर dy/dx इज इक्वल टू -x/y एंड y ऑफ 3 इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू यहाँ फिर 3 होगी एंड y की वैल्यू 4 होगी। ये हमें कंडीशन दी गई है और ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन है और एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और गिवन दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज x² + y² इज इक्वल टू c² एज जनरल सॉल्यूशन। हमें एक इनिशियल कंडीशन दी गई है, जनरल सॉल्यूशन दिया गया और एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और उसका सॉल्यूशन दिया गया। हम क्या करेंगे, सिर्फ ये इनिशियल जो कंडीशन दी गई है इस जनरल सॉल्यूशन में लगा के तो सॉल्यूशन जो भी आएगा वो सॉल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्या कि बस हमने इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के दोबारा इसी में लगा देनी है जनरल सॉल्यूशन में,
वही हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। देखते हैं आप किस तरह से इसको करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो हम एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 3 है, वाई इज इक्वल टू 4 है। एक्स इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 4, वाई 4 है और एक्स 3 है। ये जनरल सोल्यूशन में लगा दें, जहाँ एक्स है वहाँ हम 3 लगाएंगे और जहाँ वाई होगा वहाँ हम 4 लगाएंगे। तो हमारे पास 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड सी इज इक्वल टू 5। सी की वैल्यू आप यहाँ लगा दें, 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो hence solution of the initial value problem is x square plus y square is equal to 25 is the required solution. Next question देखें, dy over dx plus y is equal to 2x raised to minus x and y of minus 1 is equal to e plus 3। तो ये भी हमारे पास इनिशियल कंडीशन है और इसका जो सोल्यूशन दिया गया है, सोल्यूशन हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी ई रेस्ट टू माइनस एक्स। ये हमें यहाँ जनरल सोल्यूशन दिया गया और ये ही कंडीशन x इज इक्वल टू माइनस 1 और y इज इक्वल, इसका देखें, इट इज़ गिवन दैट y ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू e प्लस 3, then it means that x is equal to minus 1 and y is equal to e plus 3 and therefore y is equal to x square plus c e raised to minus x। जहाँ x है वहाँ माइनस 1 लगा दें, जहाँ y है वहाँ e plus 3 लगाएंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट देखें कि माइनस 1 स्क्वायर पॉजिटिव 1 प्लस c e आ गया और नेक्स्ट ई को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ई प्लस ई सी और ई से कैंसिल हो गया। 3 इज इक्वल टू ई सी और सी की वैल्यू निकाली 3 ओवर ई और इसको हम 3 ई रेज़्ड टू पावर माइनस 1 भी लिख सकते हैं। द रिक्वायर्ड, और यही हमने सी की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू ही निकालनी थी। कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के वापस इस जनरल सोल्यूशन में लगा देंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी वाई इज़, यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। कांस्टेंट की वैल्यू हमें इनिशियल कंडीशन लगा के कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के वही हमने वापस लगा देनी होती है और हमारे पास जो भी सोल्यूशन बनेगा वही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। जहाँ यहाँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 ई रेज़्ड टू माइनस एक्स ई रेज़्ड टू माइनस 1 इंटू ई रेज़्ड टू माइनस एक्स, यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 12 वाई इज इक्वल टू 0 और हम यहाँ देखें इनिशियल कंडीशन ही है क्योंकि यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन है। वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस 2 एंड वाई प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 6। मतलब यहाँ पे हमें जो जनरल सोल्यूशन दिया होगा उसका हमें डेरिवेटिव भी लेना होगा और पहले हम ये y ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस 2 इसमें डायरेक्ट लगा देंगे, फिर इसका डेरिवेटिव लेके फिर हम ये इनिशियल कंडीशन इसमें लगाएंगे। देखें किस तरह से हमें जनरल सोल्यूशन है, y इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू a e रेज़्ड टू पावर 4x एंड प्लस b e रेज़्ड टू पावर माइनस 3x है। तो हम पहले इनिशियल कंडीशन जो दी गई था हम इसका डेरिवेटिव पहले ले लेते हैं। y प्राइम इज इक्वल टू 4 ई रेज़्ड टू पावर 4x है तो इसका डेरिवेटिव 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4a e 4x माइनस 3b e रेज़्ड टू माइनस 3x है क्योंकि e की पावर में माइनस 3 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y प्राइम हमारे पास आ गया 4e 4x माइनस 3b e रेज़्ड टू माइनस 3x। हमारे पास जो फर्स्ट इनिशियल कंडीशन थी वो ये थी, y ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस 2, x 0 है, y माइनस 2 है, y ऑफ प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 6 है। हम जब y x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू माइनस 2 इस कंडीशन इस सोल्यूशन में लगाएंगे जो जनरल सोल्यूशन है, तो x की यहाँ 0 लगाएं, यहाँ भी 0 लगाएंगे और यहाँ जब 0 लगाएंगे तो e रेज़्ड टू पावर 0 तो a आ जाएगा। देखें जब x इज इक्वल टू 0 हम यहाँ इस इक्वेशन में लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ a e रेज़्ड टू पावर 0 प्लस b e रेज़्ड टू पावर 0 और y की वैल्यू हमारे पास यहाँ है माइनस 2, तो हमारे माइनस 2 इज इक्वल टू समथिंग रेज़्ड टू पावर 0 हमारे पास 1 होता है, a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई
जब हमने इनिशियल कंडीशन y ऑफ 0 इज इक्वल टू -2 लगाई तो हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू -2 आ गया। और जब दूसरी इनिशियल कंडीशन y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 6 वाली इसमें लगाएंगे तो हमारे पास किस तरह से बनेगा, यहाँ पे हमारे पास x 0 है और y प्राइम इज इक्वल टू 6 है। तो 6 इज इक्वल टू जब सेकेंड इक्वेशन में लगाएंगे x 0 है तो ये 4a e रेज टू पावर 0 प्लस -3b e रेज टू पावर 0, तो ये हमारे बन जाएगा 4a -3b इज इक्वल टू 6 बन जाएगा। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। अब दो इक्वेशंस बन गई हैं। अब यहाँ से देखें कि हमने a एंड b दोनों कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करके गिवन जनरल सॉल्यूशन में लगानी है। अब देखें तो ये -2 इज इक्वल टू a प्लस बी है और दूसरी 6 इज इक्वल टू 4a -3b है। अगर इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके फिर दोनों को ऐड करेंगे तो b ख़त्म हो जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी। फिर a की वापस 1 या 2 दोनों में किसी एक में लगा के b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर वैल्यू फाइंड करके हम गिवन जनरल सॉल्यूशन में लगा लेंगे इसमें, तो हमारे पास वही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखें हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस मल्टीप्लाइंग 1/3 एंड वी हैव 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 6 बन जाएगा। एंड एडिंग फिर 2 एंड 3, फिर तो ये सेकेंड इक्वेशन और ये नहीं बनने वाली इक्वेशन दोनों को ऐड कर दें। जब दोनों को ऐड किया तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। 7a इज इक्वल 7a इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 0 और a की वैल्यू वापस लगाएंगे प्लस b इज इक्वल टू -2 है, a की जगह 0 लगाएंगे, 0 प्लस b इज इक्वल टू -2 एंड b इज इक्वल टू -2। द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज इक्वल टू a तो 0 हो गया, 0 e रेस्ट पावर 4x एंड -2 e रेस्ट -3x इज इक्वल टू ये सारी चीज़ें 0 हो जाएगी तो y हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -2 e रेस्ट पावर -3x। यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। x dy ओवर dx प्लस 2y इज इक्वल टू 4x y ओवर 1 इज इक्वल टू 2 given that y is equal to x square plus c over x square is the general solution of the differential equation। differential equation दी गई है, इनिशियल कंडीशन दी गई है और जनरल सोल्यूशन दिया गया। हमें सिर्फ क्या करना है कि यही कंडीशन को जनरल सोल्यूशन में लगा के c जो यहाँ यूज़ किया गया इसकी वैल्यू फाइंड करके वापस इसी में लगा देनी और यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। y ओवर 1 इज इक्वल टू 2 है, इस मीन y इज इक्वल टू 2 है और x इज इक्वल टू 1 है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर है, तो y इज इक्वल टू 2 और 1 स्क्वायर प्लस c ओवर 1 स्क्वायर, देन 2 is equal to 1 square plus c is equal to 2 minus 1, this implies that c is equal to 1। कांस्टेंट c की वैल्यू फाइंड करके वापस इस जनरल सोल्यूशन में लगाई, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c की जगह 1 और एक्स स्क्वायर, यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी क्यू वाई ओवर डी एक्स को -3 एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स डी वाई ओवर डी एक्स -6y इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ 3 कंडीशंस दी गई हैं क्योंकि यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू फिक्स है जो चेंज नहीं हो रही, तो चेंज सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू कभी 0 हो रही है, कभी 2 कभी 6, तो ये हमारे पास इनिशियल कंडीशंस हैं। लेकिन यहाँ ये 3 इनिशियल कंडीशंस दी गई हैं, तो अब हमें फर्स्ट सेकंड ट्वाइस डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी यहाँ पे। फिर ये पहले हम फिर इसमें सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन भी दिया होगा। जनरल सोल्यूशन है हमारे पास y इज इक्वल टू c1x c2x स्क्वायर प्लस c3x3, ये हमें जनरल सोल्यूशन दिया गया और 3 कंडीशंस दी गई हैं और एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं, हम सिर्फ ये इनिशियल कंडीशन इस जनरल सोल्यूशन में लगा के c1 c2 c3 की वैल्यू फाइंड करके वापस इसी में लगा देंगे, यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अब वैल्यू फाइंड करने से पहले हमें 3 टाइम डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। y इज इक्वल टू हमारे पास ये है c1 ex प्लस c2 c3 x3 है, इसका फर्स्ट टाइम जब डेरिवेटिव लेंगे तो c1 x की जगह c और इसका 2c2 x एंड 3c3 x3, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। अब इसी का सेकेंड टाइम जब डेरिवेटिव लेंगे तो 2c2 6c3 x बन जाते हैं, हमारे पास 3 इक्वेशंस बन जाती हैं। यूजिंग द इनिशियल कंडीशन 1 2 एंड 3 बिकम्स, जब ये जो हमें 3 इनिशियल कंडीशंस दी गई थी हम लगाएंगे इन तीनों इक्वेशंस में, तो पहले हमारे पास है y ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, y ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 है। अभी जो हमने डेरिवेटिव मालूम किया यहाँ लगाएंगे
इसमें लगाएंगे x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। यहाँ जब 2 लगाएंगे 2c1 बन जाएगा, और यहाँ लगाएंगे तो 4c2, और यहाँ लगाएंगे 8c3 बनेगा इज इक्वल टू 0 बनेगा। इसमें जब हम इनिशियल कंडीशन y ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन लगाएंगे, दैट मीन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन लगाएंगे जनरल सोल्यूशन में। y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू c1, तो ये इंटू एक्स c2c1 हो जाएगा, प्लस c2x4, 2 रेस्ट पावर 2 4, तो ये हमारे पास 4c2 हो जाएगा, प्लस 4c2 और c3x3, तो ये हो जाएगा 8c3। ये हमारे पास एक ही इक्वेशन बन जाएगी। जब हमने y ऑफ 2 इक्वल टू 0 लगाई तो हमारे पास कंडीशन बनी, एक इक्वेशन बनी 2c1 प्लस 4c2 प्लस 8c3 इज इक्वल टू 0। और जब ये वाली इनिशियल कंडीशन लगाएंगे हम y प्राइम ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ हमारे पास यहाँ x इज इक्वल टू 2 होगा और y प्राइम इज इक्वल टू 2 होगा। और इस सेकेंड इक्वेशन में जब हम लगाएंगे, यहाँ हमारे पास x भी 2 है और y भी 2 है, तो c1 प्लस 2c2 प्लस 4c3, जब दोनों हम 2 y प्राइम इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2 लगाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2 इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2 इज इक्वल टू c1 एज इट इज आ जाएगा 2c2, 2 इंटू 2 4c2 प्लस 3cx², तो ये 4 इंटू 3 12, 12c3 बन जाएगा। और जब हम y डबल प्राइम ऑफ 2 इज इक्वल टू 6 वाली कंडीशन लगाएंगे, यहाँ हमारे पास जब ये कंडीशन लगाएंगे तो x हमारे पास 2 हो जाएगा और y डबल प्राइम हमारे पास इज इक्वल टू 6 होगा। अब हमारे पास y डबल प्राइम 6 है और x 2 है, तो हमारे पास यहाँ 6 इज इक्वल टू 2c2 प्लस 6 इंटू 2 12c3 बनेगा। 12c3 ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बन गई। जब हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी तो वहाँ हम क्या किया, 2 कॉमन लेके उसको 0 करके हमारी इक्वेशन नहीं है कि 3 इक्वेशन हमारी ये थी। इक्वेशन 4 हमारी फर्स्ट इनिशियल कंडीशन लगाने से बनी। नेक्स्ट 5 एंड 6 हमारी बस नई इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। व्हेन we put y of 2 is equal to 0 we get equation 4, and when we put y dash of 2 is equal to 2 we get equation 5, and y double prime of 2 is equal to 6 we get equation 6। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 एंड 5 को दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे करके हमारे पास आ जाता है -2 इज इक्वल टू -2c2 प्लस -8c3। और ऐड करते हैं जब 4 एंड 5 को सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आया उसको हम ऐड कर देते हैं इक्वेशन 6 में। ये वाली इक्वेशन 6 में जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 इज इक्वल टू 0 प्लस 4c3, तो यहाँ से हमारे पास c1 की वैल्यू आ जाती है 1 और c2 की वैल्यू आ जाती है -3। और c1 की वैल्यू आ जाती है 2, और c1 c2 c3 तीनों वैल्यूज़ आ जाती हैं। तीनों वैल्यूज़ अब जब हम रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन में लगाएंगे तो हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। पार्टिकुलर सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू 2x माइनस 3x² प्लस x³। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सोल्व द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। d² y ओवर dx² प्लस y इज इक्वल टू 0 एंड इसकी बाउंड्री कंडीशन दी गई है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 है, y प्राइम ऑफ π/2 इज इक्वल टू -1। तो हम जनरल हमारे पास जो सोल्यूशन है y इज इक्वल टू c1 साइन ऑफ x प्लस c2 कोज ऑफ x है। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो y प्राइम c1 कोज ऑफ x माइनस c2 साइन ऑफ x, ये दो हमारे पास इक्वेशन है, दो ही बाउंड्री कंडीशन है। और जब हम y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 मीन्स x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे जनरल सोल्यूशन में, तो हमारे पास x 0 साइन 0 0 होता है, c1 भी 0 हो गया, और इधर कोज ऑफ 0 1 होता है, तो c2 इज इक्वल टू y क्योंकि 1 है तो c2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा हमारे पास। मैंने इसको किस तरह से किया, हमारे पास यहाँ जो जनरल सोल्यूशन है y इज इक्वल टू c1
साइन ऑफ एक्स प्लस कोज ऑफ एक्स, C2 कोज ऑफ एक्स, C2 कोज ऑफ एक्स। और हमारे पास यहाँ कंडीशन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, x 0 y 1, तो 1 इज इक्वल टू C1 साइन ऑफ 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस C2 को 0 1 हो जाएगा, और C2 हमारे पास यहाँ आ जाएगा, C2 इज इक्वल टू 1, C2 की वैल्यू आ गई 1। और जब y प्राइम हो पाई बाय 2, ये वाली वैल्यू जब y प्राइम हो पाई बाय 2 इज इक्वल टू -1 लगाएंगे, तो यहाँ अब हमारे पास y प्राइम इज इक्वल टू है -1 और x इज इक्वल टू है पाई बाय 2। और हमारे पास इसकी इक्वेशन है y प्राइम इज इक्वल टू C1 कोस ऑफ x माइनस C2 साइन ऑफ x। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा -1 इज इक्वल टू C1 कोस ऑफ x, सी कोस 90 पे 0 होता है तो C1 भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट C2 साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो C2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -1। फिर आ जाएगा -2 माइनस इधर, क्योंकि -C2 साइन ऑफ x है तो -C2 इज इक्वल टू -1, C2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, C2 इज इक्वल टू 1। पॉइंट टू बी नोटेड है, जब हम ये y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 लगाते हैं तब भी हमारे पास जो C2 की वैल्यू आती है वो 1 आती है, और जब y प्राइम हो पाई बाय 2 इज इक्वल टू -1 लगाते हैं तब भी हमारे पास C2 की वैल्यू 1 ही आती है, और C1 की वैल्यू नहीं आ रही, तो हम C1 को ऐसे ही रखेंगे। तो y पार्टिकुलर सोल्यूशन में अब C1 भी आ जाएगा, y इज इक्वल टू C1 साइन ऑफ x प्लस कोज ऑफ x, C2 की जो हमारे पास जनरल सोल्यूशन था वो था y इज इक्वल टू C1 साइन ऑफ x प्लस C2 कोज ऑफ x, और C2 की वैल्यू सिर्फ हमने निकाली है विच इज़ 1, तो y इज इक्वल टू C1 साइन ऑफ x प्लस C2 प्लस कोज ऑफ x, C2 इज इक्वल टू 1 है, इज अ पार्टिकुलर सोल्यूशन। एक हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशंस हैं, और जनरल सोल्यूशन है y इज इक्वल टू C1 EX प्लस C2 e रेज़ टू पावर 2x, जनरल सोल्यूशन है। हम y x जब ये कंडीशन हम यूज़ करेंगे y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, इसमें x भी 0 है y भी 0 है, यहाँ जब लगाएंगे तो 0 इज इक्वल टू C1 e रेज़ टू पावर 0 को हमारे पास 1 हो जाएगा प्लस C2, एक हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। जब ये कंडीशन लगाएंगे जिसमें x भी 1 है और y भी 1 है, तो देखिए तो 1 हमारे पास 1 इज इक्वल टू C1 e रेज़ टू पावर 1, तो e रहेगा प्लस C2 ई रेज़ टू पावर 2, ये हमारी एक सेकंड इक्वेशन बन जाएंगी। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके हमें C1 C2 की वैल्यू निकालेंगे, दोबारा इसी जनरल सोल्यूशन में लगा देंगे और वही सोल्यूशन हमारा पार्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा। देखो तो हमारे पास एक इक्वेशन ये बनी, इक्वेशन 1, दूसरी इक्वेशन 2 बनी। पुटिंग C2 फ्रॉम इक्वेशन 1, C2 इज इक्वल टू -C1 in equation number 2, and we get C1 is equal to C1 e minus C1 e2, then C1 यहाँ से निकलेगा 1 ओवर e माइनस ई स्क्र, देयर फॉर C2 इज इक्वल टू, अगर C1 हमारे पास यहाँ बनता है C1 इज इक्वल टू 1 ओवर ई माइनस ई स्क्र, देयर C1 क्योंकि C2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ C1 के इक्वल है, तो हमारे पास जो C2 बनेगा नेगेटिव ऑफ ई माइनस ई स्क्र बन जाएगा, और ये दोनों वैल्यू जो हमें जनरल इक्वेशन दी गई थी उसमें लगा देंगे, तो हमारे पास जो पार्टिकुलर सोल्यूशन आएगा y इज इक्वल टू 1 ओवर ई माइनस ई स्क्र ई एक्स माइनस 1 ओवर ई माइनस ई स्क्र ई 2x, और 1 ओवर ई माइनस ई स्क्र कॉमन आ सकता है अंदर ई एक्स माइनस ई 2x, इसको थोड़ा अरेंज करके लिखिए, और ये हमारा रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सोल्यूशन है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 9.1 ख़त्म होती है, उसका ये लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2 भी इंशाल्लाह हम बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, थैंक यू।